नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में युग्म सम्मेलन में भाग लेंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे। युग्म अपनी तरह का पहला महत्वपूर्ण नीतिगत सम्मेलन है, जिसमें सरकार, शैक्षणिक क्षेत्र, उद्योग जगत और नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित दिग्गज शामिल होंगे। सम्मेलन में नवाचार आधारित कई प्रमुख परियोजना पहल आरंभ की जाएंगी। इसमें आईआईटी कानपुर और आईआईटी बॉम्बे में सुपर हब स्थापित करना शामिल। वहीं अनुसंधान व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष शोध संस्थानों में बागवानी इनोवेशन नेटवर्क केंद्र और अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के साथ साझेदारी भी शामिल। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को एक बार फिर से लताड़ लगाई। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा, पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग करता है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और उन्हें धन मुहैया कराने की बात स्वीकार की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि ने पहलगाम हमले के बाद वैश्विक एकजुटता की भी सराहना की। उन्होंने इस समर्थन को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति करार दिया। वहीं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कल रात एक बार फिर पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा और बारामूला जिलों के साथ साथ अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की हरकत का संतुलित और प्रभावी तरीके से जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने लगातार छठे दिन एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आज आखिरी दिन है। इसमें मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को मिली छूट आज खत्म हो रही है। भारत में गैर कानूनी रूप से रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 3 साल तक की जेल और अधिकतम 3 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। हालांकि दीर्घकालिक और राजनयिक या फिर आधिकारिक वीजा धारकों को इस आदेश से छूट दी गई है। दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं को भी इस फैसले से राहत मिली है, लेकिन उनका भी वेरिफिकेशन होगा। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सेना और सुरक्षा बल बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकियों की इस कायराना हमले से फिर से प्रदेश में शांति भंग हुई है। आतंकी हमले के खिलाफ समूचे भारत एक ही स्वर में निंदा को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश इस हमले की निंदा करने के लिए एकजुट है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक सैलानी के जिप लाइन पर लगे कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। वीडियो में पहलगाम हमले का सच दिख रहा है कि कैसे आतंकियों ने बैसरन घाटी में मौत का तांडव मचाया। जैसे ही जिप ऑपरेटर ने 3 बार अल्लाहू अकबर बोला, फायरिंग शुरू हो जाती है। जिप लाइन ऑपरेटर से पूछताछ करेगी एनआईए। पहलगाम में कायराना हमले के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब कुछ पाकिस्तानी समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट से भारतीय सेना के खिलाफ भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पाकिस्तान समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट पर झूठा दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना की तैयारियों से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक हो गया। हालांकि पीआईबी फैक्ट चेक में यह दावा केवल झूठा साबित हुआ। भारत ने भ्रामक, भड़काऊ और गलत सूचनाएं देने वाले पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने भ्रामक बयान और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया। इन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों के कुल 63 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। सरकार की नजर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है, जो भ्रामक खबर दे रहे हैं। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बारे में बीबीसी की रिपोर्टिंग को लेकर विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। बीबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादी को मिलिटेंट्स कहा था, जिस पर विदेश मंत्रालय के
एक्सपी डिवीजन ने बीबीसी को पत्र भेजकर विरोध दर्ज कराया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा कि जब देश पर इस तरह का हमला हो तो ऐसे में जरूरी है कि पूरा भारत इसके खिलाफ एकजुट दिखे। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला एक राष्ट्रीय त्रासदी है और ये राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ एक हमला है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज दिल्ली स्थित द्वारका सेक्टर 10 में मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया के दौरे पर रहेंगे और जिले को बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री यहां पर लगभग 667 करोड़ 32 लाख रुपए की कुल 501 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरान वो अपने निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली और पार्टी के गढ़ अमेठी का दौरा करेंगे। पेश 2025 मीडिया और मनोरंजन उद्योग के दिग्गजों, रचनाकारों, निवेशकों के लिए सर्वश्रेष्ठ मंच प्रदान करने जा रहा है। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मक प्रतिभा और विश्व स्तरीय तकनीकी क्षमताओं के साथ वैश्विक मीडिया एवं मनोरंजन जगत में नेतृत्व करने को है तैयार। 15,000 वर्ग मीटर में फैला ये समिट 100 से अधिक प्रमुख प्रदर्शकों को एक साथ लेकर आएगा, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन, गूगल, मेटा, सोनी, रिलायंस, एडोब, टाटा, बालाजी टेलीफिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन, सारेगामा और यशराज फिल्म्स शामिल। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक में पूर्व सैनिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में पूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास नीति, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य विषयों पर चर्चा की गई। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाते हुए केंद्रीय दूरसंचार, डाक और आईटी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज्ञान पोस्ट का अनावरण किया। देश में 1 मई से ज्ञान पोस्ट की शुरुआत होगी। ज्ञान पोस्ट के जरिए एजुकेशन से जुड़ी कोई भी किताब को ज्ञानी पोस्ट के जरिए पूरे भारत में भेजा जाएगा। ज्ञान पोस्ट के जरिए लोग इसे ट्रैक भी कर सकते हैं और ये सुविधा काफी सस्ती होगी। मुंबई के एक शोरूम में आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का काम जारी है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ओडिशा के पारादीप स्थित IOCL परिसर के पास टेक्नोमाउंट एंड मेटल क्राफ्ट कंपनी के पाइप स्टॉक यार्ड में सोमवार को शाम को भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। NIA ने कल 26/11 के मास्टरमाइंड तहावुर राणा को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान NIA की टीम ने कोर्ट से तहावुर की 12 दिन की रिमांड मांगी, जिसके बाद अदालत ने तहावुर राणा को 12 दिन की रिमांड पर भेज दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पूर्वी बस्तर डिवीजन, फटापुर एरिया कमेटी एवं पश्चिम बस्तर डिवीजन, भैरमगढ़ एरिया कमेटी के 24 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विरासत के संरक्षण के साथ भोपाल के विकास का समुचित नियोजन किया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन और दीघा में भव्य महायज्ञ की तैयारियों की समीक्षा की। दीघा का जगन्नाथ मंदिर उद्घाटन से पहले रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। मंदिर परिसर में आज एक महायज्ञ का आयोजन भी होगा, जिसमें हजारों भक्तों के शामिल होने की है उम्मीद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उन्हें ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग देवप्रयाग जंसू के सफल निर्माण के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह के प्रथम चरण में पद्म पुरस्कार 2025 प्रदान किए। पहले चरण में 71 विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया गया।
सुजुकी मोटर के पूर्व प्रमुख स्वर्गीय ओसामू सुजुकी, प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय पंकज उधास और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी उन 71 प्रमुख हस्तियों में शामिल थे जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसिद्ध मलयालम लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर को, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, संपादक और वक्ता को मलयालम भाषा, साहित्य और सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तेलंगाना के प्रख्यात गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर डुबुर नागेश्वर रेड्डी को एंडोस्कोपी में उनके अभूतपूर्व नैदानिक प्रगति और अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में खेती किसानी की प्रगति के संबंध में सोमवार को नई दिल्ली के कृषि भवन में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग और शांतिलाल मुत्ता फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पंजाब पुलिस ने अमृतसर ग्रामीण के रामदास के पास एक मुठभेड़ के बाद जीवन फौजी आतंकी मॉड्यूल के 2 गुर्गों विशाल मसीह और लवप्रीत सिंह उर्फ लव को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। विस्फोटक अधिनियम और यूएपीए के तहत थाना रामदास में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। आगे की जांच जारी है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय एकता और नागरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों से निपटने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है। कोलकाता में शिक्षकों ने हाजरा से कालीघाट तक विरोध मार्च निकाला। उन्होंने एसएससी भर्ती मामले में 26,000 शिक्षकों की नौकरी जाने के मामले में सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार फटाफट अंदाज में खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए डीडी न्यूज। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से भुगतान बाधित होने की घटनाओं के मद्देनजर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के निर्देश दिए। भारत फ्रांस राफेल डील के बाद डिफेंस शेयरों में 9% तक का उछाल दर्ज किया गया। भारत ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए में भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने का करार किया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का IBITDDA वित्त वर्ष 2024-25 में $1 अरब के पार पहुंच गया। 30% की बढ़ोतरी के साथ कंपनी देश में सबसे अधिक नवीनकरणीय ऊर्जा क्षमता वाली कंपनी बनी रही। उसकी कुल क्षमता 14.2 गीगावाट हो गई। अदानी टोटल गैस लिमिटेड का चौथी तिमाही में ऑपरेशनल आय 15% बढ़कर 1,448 करोड़ रुपया हो गया। पूरे वित्त वर्ष 2025 में कंपनी की ऑपरेशनल आय 12% बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025 में सोने के सभी एसेट क्लास में सबसे ज्यादा 41% का रिटर्न दर्ज किया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के कारण लोगों ने निवेश के लिए सोने को चुना है।
बिजली उत्पादन में तेज बढ़ोतरी के दम पर देश के औद्योगिक उत्पादन में मार्च 2025 में 3% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप HMD ग्लोबल ने फ्री स्ट्रीम टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स और दूसरे भागीदारों के साथ मिलकर भारत में डायरेक्ट टू मोबाइल फोन की बढ़ती मांग को पूरा करने की योजना की घोषणा की है। D2M टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग को सक्षम करती है, जिसमें बिना वाईफाई और इंटरनेट कनेक्शन के सीधे फोन पर OTT, लाइव टीवी, वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज की डिलीवरी होती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल लंदन के दौरे पर हैं और इस दौरान भारत ब्रिटेन आर्थिक संबंधों को गहरा करने के लिए ग्लोबल प्लेयर्स के साथ उनकी मुलाकात का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार एवं व्यापार मंत्री जे रेनॉल्ड्स के साथ बैठक की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रिवॉल्ट ऐप के चेयरपर्सन मार्टिन गिलबर्ट से भारत के फिनटेक इकोसिस्टम में अपार अवसरों और साथ साथ नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी के महत्व पर बातचीत की। पीयूष गोयल जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर में ग्लोबल ट्रेंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए डी बेयर्स ग्रुप के CEO और उनकी टीम से भी मिले। ब्रिटेन यात्रा पर पीयूष गोयल ने भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से भारतीय उद्योग के मजबूत विकास और समृद्धि के लिए ब्रिटेन के साथ कोलैबोरेशन के अवसरों पर चर्चा की। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स कैट ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए दिल्ली इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। भारत वुमेन एस्पिरेशन इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत में 70% महिला व्यवसायी, खासकर जो टियर 2 और 3 शहरों से हैं, अपने उद्यमों को बढ़ाने के लिए अपने फाइनेंशियल, मार्केटिंग और डिजिटल स्किल में सुधार करना चाहती है। कनाडा में प्रधानमंत्री पद के लिए मतदान संपन्न हो गया है। कनाडा में बहुमत हासिल करने के पार्टी को 343 में से 172 सीटें हासिल करनी होंगी। सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी की जीत की अधिक संभावना जताई जा रही है। अमेरिका में नस्ल आधारित भेदभाव और हार्वर्ड में विधि समीक्षा की जांच की जाएगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए चीन भारत के साथ मिलकर संबंधित तैयारियों को आगे बढ़ा रहा है। म्यांमार में 28 मार्च को आए विनाशकारी भूकंप के बाद देश में कुल 157 भूकंप के झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग ने बताया कि भूकंप के झटकों की तीव्रता 2.8 से 7.5 के बीच रही। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ यूक्रेन संकट को लेकर टेलीफोन पर बात की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप घरेलू स्तर पर निर्मित कारों में विदेशी भागों पर लगाए गए कुछ शुल्कों में छूट दे सकते हैं, जिससे विदेशों में निर्मित कारों पर टैरिफ को अन्य कारों के ऊपर जमा होने से रोकेगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी पर विवादास्पद नई नहरों के निर्माण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई और मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ को भारत के साथ शांति बहाल करने के लिए सभी उपलब्ध राजनयिक संसाधनों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने कहा है कि लेबनान हथियारों पर राज्य का विशेष नियंत्रण स्थापित करने के लिए शांतिपूर्वक और जिम्मेदारी से कदम उठा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अगले महीने विजय दिवस समारोह के मद्देनजर यूक्रेन में 72 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की। इस साल के पहले 3 महीनों में चीन में 12,603 नए विदेशी पूंजी वाले उद्यम स्थापित हुए, जिसकी वृद्धि दर साल दर साल 4.3% रही। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में पहली बार आमने सामने होंगी।
दिल्ली को हराकर आज कोलकाता अपने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बरकरार रखना चाहेगी। कोलकाता को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी बचे हुए 5 मैच जीतने होंगे। वैभव सूर्यवंशी के शतक की मदद से राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल में लगातार 5 हार के बाद जीत मिली है। राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात ने 4 विकेट खोकर 209 रन बनाए। राजस्थान ने 2 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। बिहार के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में इतिहास रचा। वैभव ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक जड़ा। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। भारतीय टीम के पूर्व हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को पद्मश्री पुरस्कार मिला है। प्रसिद्ध पैरा एथलेटिक्स कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह को खेल के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को डॉक्टर सत्यपाल सिंह को पद्मश्री सम्मान से नवाजा। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि एसएससीबी ने उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई 7वीं युवा राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पुरुष टीम वर्ग का स्वर्ण पदक अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। वहीं महिला टीम वर्ग में यह खिताब हरियाणा के नाम रहा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये पेंटिंग मिथिला चित्रकला संस्थान के 50 छात्रों ने मिलकर बनाई है। 20वीं बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाली लिवरपूल की टीम 26 मई को ओपन बस में विक्ट्री परेड में हिस्सा लेगी। लिवरपूल ने सबसे ज्यादा बार ईपीएल जीतने के मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। चीन के दिग्गज स्नूकर खिलाड़ी डिंग जुनहोई सोमवार को स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गए। उन्हें गत चैंपियन बेल्जियम के लुका ब्रेसेल ने 13-4 के बड़े अंतर से हराया। ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट के प्रसारण पर रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बालाजी, ट्विटर, मेटा प्लेटफॉर्म और गूगल शामिल। समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में अश्लील टिप्पणी पर फंसे यूट्यूबर पॉडकास्टर रणबीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए उनके पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया। रामानंद सागर के टीवी शो रामायण में लक्ष्मण के किरदार से लोकप्रिय हुए अभिनेता सुनील लहरी पहलगाम आतंकी हमले की घटना से आहत और क्रोधित नजर आए। उन्होंने पीएम मोदी से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। अभिनेता प्रभास और राणा दुगुबाते स्टार ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली सिनेमाघरों में फिर से रिलीज को तैयार है। निर्माताओं ने फिल्म के दूसरे भाग के 8 साल पूरे होने की खुशी में इस साल अक्टूबर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्म के रिलीज की जानकारी दी। भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस मोनालिसा ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जो कि इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। पहलगाम आतंकी हमले से दुखी सलमान खान ने यूके का टूर पोस्टपोन कर दिया है। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 बॉक्स ऑफिस पर दूसरे वीकेंड भी छाई रही। फिल्म केसरी चैप्टर 2 ने दूसरे वीकेंड में करीब 19 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह ने अपनी शादी की पहली सालगिरह पर पति दीपक चौहान संग उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण मंदिर में दोबारा शादी की और साथ निभाने का वचन लिया। आमिर खान की आने वाली फिल्म सितारे जमीन पर के ट्रेलर को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से मंजूरी मिलने के बाद 1 मई को ट्रेलर रिलीज होगा। अभिनेता कुणाल कपूर पीरियड टीवी शो तेनाली राम में लक्ष्मण गप्पा भट्टारू उर्फ लक्ष्मण की महत्वपूर्ण भूमिका में आएंगे नजर।
तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।